10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोगों की कोई आउटरीच होने वाली है। इस आउटरीच में क्या कहा जाएगा कि जब उनके डोर टू डोर जाकर के लोग पहुंचेंगे तो कहा जाएगा कि राम जी ने आपके लिए आमंत्रण भेजा है। इस बार अभी तक मुझे ये लग रहा है कि शायद इनका जो 24 का बालाकोट है वो राम मंदिर है। जब वो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी पर सवाल उठा रहे, क्योंकि नागपुर की रैली में भी जो भाषण रहा उसमें उन्होंने उस आइडियोलॉजी के खिलाफ अपनी भूमिका रखी, और ऐसे में अगर वो उसमें शामिल होते हैं तो वो उसी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं सपोर्ट तो नहीं कर रहे, ये सवाल उसमें उठ सकते हैं। हिंदू फीलिंग है ना। कल बनारस में मैं थी तो आरती देखते घाट पे ऐसा लगा जैसे कि हिंदू रिसर्जेंस है, इतने यंग लोग पूरे देश से आए हुए, तो उसको टैप करेगी भाजपा। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल भी इस बात पे चर्चा हो रही है कि क्यों इन पिछले 5 सालों में आप राज्यों में संगठन नहीं बना पाए, क्यों आपको 1 साल लगा कि खड़गे जी को अपनी टीम बनाने में 1 साल का समय चाहिए था, क्यों कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाने में 6 महीने लग गए। तो ये तमाम ऐसे सवाल थे जो कांग्रेस संगठन को लेके बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपको पता चले यात्रा शब्द को खूब इस्तेमाल किया जाता है जीवन के संदर्भ में। बार बार पीरों फकीरों ने कहा कि फानी दुनिया है, चलते जाना है, दिल नहीं लगाना है, ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया वाला मंत्र याद रखना है। फिर किसी ने कहा ये तो वेदों में लिखा है। सरस्वती के तट पर हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों और ऋषिकाओं ने कहा है, चरे वेति चरे वेति। कोई है जो यूं ही चलते चलते भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर आंदोलन के एक बड़े पड़ाव की तैयारियों को, उस यात्रा को देख रहा है। कोई है जो कह रहा है कि इस यात्रा, इस पड़ाव, इस मंदिर के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपनी संभावनाओं को और मजबूत करना चाहती है। इसका एक काउंटर नैरेटिव भी बिल्ड करने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा निकलेगी। सब अपने अपने संगठनों को चाक चौबंद करने की तैयारी करते दिख रहे हैं, पर यह वैसा है जैसे इम्तिहान के पहले क्लास का हर बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, पर जिसने साल भर पढ़ाई की है, मन से पढ़ाई की है, और जो अध्यापकों को और उससे भी ज़्यादा परीक्षकों को यानी कि जनता को संतुष्ट करने में सफल रहेगा, वही सिर्फ उत्तीर्ण नहीं, सर्वोत्तम नंबरों से उत्तीर्ण माना जाएगा। लोकतंत्र की कक्षा, ये मकतब कुछ यूं ही चलता है। और इस मकतब में पिछले 1 हफ्ते में क्या हुआ? राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण पत्र बांटे गए, बयान आए, किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, तैयारियों से जुड़े ब्यौरे आए। कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस समारोह मनाया, नागपुर में रैली की, नए सिरे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला किया, सांगठनिक बदलाव किए, यात्रा का ऐलान किया। सहयोगी दल जो हैं इंडिया ब्लॉक के, उनकी नाराजगी की, उनके नए नए प्रोजेक्शंस की खबरें आईं। उधर मायावती की पार्टी की तरफ से कहा गया कि बहन जी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करें तो हम इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। डीएमके के नेताओं के नए पुराने बयानों का सिलसिला और खंडन मंडन भी जारी है। महाराष्ट्र से लेके हिमाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेके बंगाल तक और तमिलनाडु से लेकर बिहार तक सुर्खियां आती रहीं, जिनकी हम भरपूर विवेचना करेंगे इस शो में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है, साल 2023 का आखिरी शो। इसका नाम है नेता नगरी। नेता नगरी के पहले सत्र में हम कांग्रेस, भाजपा और इनके सहयोगी दलों की रणनीतियों पर बात करेंगे। इस बातचीत में अलग अलग पड़ाव पर हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और जिस न्यूज़ में डायरेक्टर राहुल श्रीवास्तव जी। राहुल जी, आपका एक बार फिर से नेता नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार सर। बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है आज आपकी जी। हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे इंडिया टुडे टीवी से जुड़े हुए साहिल जोशी जी। न्यूज़ रूम में हमारे साथ हैं कांग्रेस की राजनीति पर नज़र रखने वाले और ट्विटर पर लोकप्रिय आदेश रावल जी। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी भी जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं रुख करता हूं राहुल जी आपका। राम मंदिर का आंदोलन 80 के दशक से ये शुरू हुआ, 40 बरस पूरे होने को हैं। विश्व हिंदू परिषद, धर्म संसद, कभी कांग्रेस के साथ उनका होना, शुरुआती दौर में कांग्रेस पर प्रेशर ग्रुप बनाना,
चाहे वो इंदिरा जी का कार्यक्रम में जाना हो, चाहे वो राजीव गांधी का देवराहा बाबा के निर्देश पर या सियासी राजनीति समझते हुए ताला खुलवाना हो या फिर शिलान्यास हो, बूटा सिंह की सक्रियता, एनडी तिवारी की सक्रियता, ये हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार का बयान कि अगर कोई गांधी प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। हमने लाल कृष्ण आडवाणी का वो बयान भी सुना जिसमें हमने पहली बार मुस्लिम तुष्टीकरण या तुष्टीकरण शब्द को, तुष्टीकरण की राजनीति को बार बार सुना। हमने अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में सुदर्शन का कुपित होना भी देखा। हमने रामचंद्र परमहंस का आमरण अनशन की धमकी ये भी देखा। हमने 2004 के बाद का दौर देखा, राम सेतु पर अदालती लड़ाई देखी, 2014 के बाद का दौर भी देखा, मंदिर के निर्माण को लेकर आए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखे और अब 22 जनवरी 2024 का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आंदोलन को आज की तारीख में किस ढंग से प्रोजेक्ट कर रही है और ये लोकसभा चुनाव में कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? राहुल श्रीवास्तव जी। कहा जाता है कि होई है सोई जो राम राखा, मगर ये 22 जनवरी को जो होने वाला है और आपने जो 40 साल की बात करी उसमें मैं कहूंगा कि होई है सोई कई मामलों में जो राजनीति रची रखा है। इतना कुछ हुआ है सौरभ, मेरे ख्याल से कि इस पे अगर हम बात करने कोई बैठे तो किस्से, कहानियां, इवेंट्स, डेट, तारीख, तो मेरे ख्याल से कुछ महीने की तो डिबेट ही हो सकती है। और क्या है कि 22 जनवरी को जो जिस जगह मंदिर का कॉन्सेक्रेशन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या है कि हम जैसे जर्नलिस्ट के लिए वो जिसे कहेंगे लाइफ सीम्स टू हैव कम अ फुल सर्कल। मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि मुझे आज भी जब मैं पिछले कुछ दिनों से खबरें पढ़ता हूं तो तमाम बातें आ रही हैं कि किस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने प्लान बनाया है कि 10 करोड़ लोगों को संपर्क में लिया जाएगा। 1 से 15 तारीख के बीच में अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है। अक्षत निमंत्रण क्या होगा कि 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचा जाएगा। करीब 45-50 कलश हैं जिनमें जो हिंदू सभ्यता में पूजा सामग्री में अक्षत जो होता है उसकी पूजा की गई है राम मंदिर में और उसको पूरे देश दुनिया में फैलाया गया है। जहां जहां विश्व हिंदू परिषद 60 देशों में प्रेजेंस है विश्व हिंदू परिषद की, वहां पे भी भेजे गए हैं। और 10 करोड़ लोगों को यानी करीब 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोगों की कोई आउटरीच होने वाली है। इस आउटरीच में क्या कहा जाएगा कि जब उनके डोर टू डोर जाकर के लोग पहुंचेंगे तो कहा जाएगा कि राम जी ने आपके लिए आमंत्रण भेजा है और ये जो अक्षत आए हैं पूजित होके आए हैं और उनको कहा जाएगा कि अपने पास के टेंपल में, मंदिर में वो पहुंचे 11 से 2 बजे तक 22 तारीख को, जहां पे एलईडी स्क्रीन्स की आयोजन किया गया है। 5 लाख मंदिरों में एलईडी स्क्रीन्स का आयोजन किया गया है, जहां पे आरती जो पूजा होगी पूरी वो लाइव टेलीकास्ट होगी और अनुष्ठान जैसे वहां हो रहे हैं अयोध्या में वैसे ही इधर होंगे। और लोगों को कहा गया जब आरती शुरू होगी वहां पे एंड ऑफ द फंक्शन इवेंट जो है उसमें वो सम्मिलित हो जाएं। तो अब आप ये सोचिए कि किस स्केल पे ये काम हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि ना भूतो ना भविष्यते, मैंने ऐसा आयोजन जो है इस स्केल का नहीं देखा। मगर अब इसी को अगर मैं कहूं कि अपने लाइफ टाइम में मैं 1989 में इसको रिवाइंड कर लूं तो एक आज की बातचीत जब मंदिर की होती है, बड़े लोगों का नाम आता है, नृपेंद्र मिश्रा जी का आता है, चंपत राय जी का नाम आता है, नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, लेकिन नाम नहीं आता है तो कुछ लोग, अशोक सिंघल तो थे ही, लेकिन एक मोरोपंत पिंगले नाम के एक आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता थे। उन्होंने एक प्लान ड्रॉ किया था 1989 में कि 30 सितंबर 1989 से एक शिला पूजन कार्यक्रम होगा पूरे देश के अंदर और पूरे देश के अंदर शिला पूजन, एक गांव में एक शिला की पूजा की जाएगी, लोग ₹1.25 का भेंट चढ़ाएंगे और उसको लाल कपड़े में लपेट करके अयोध्या लाया जाएगा। एक बड़ा आयोजन हुआ सौरभ, मुझे आज भी याद है कि उन चीजों को रिपोर्ट करते हुए कि जो दक्षिण भारत से राम शिलाएं आनी थी उनको कहा गया था कि वो सारी झांसी आएंगी, झांसी से इलाहाबाद जाएंगी, इलाहाबाद होते अयोध्या आएंगी और जो उत्तर और वेस्ट से आनी थी वो सारी मुरादाबाद, मेरठ, बरेली होते हुए अयोध्या पहुंचनी थी।
तो ये शिलान्यास के लिए ईंटें आने का कार्यक्रम मोरोपंत पिंगले साहब ने बनाया था। उस समय पे बड़े लोग जो थे, अशोक सिंघल साहब थे और वीएचपी के तमाम उस समय के बड़े लोग थे। मुझे आज भी याद है सौरभ, सितंबर का 89 का वो दिन जब हम लोग करीब 10-15 फीट दूर खड़े थे। 7/7/7 का एक गड्ढा था जहां पे विवादित स्थल कहा जाता है, और उसके अंदर अशोक सिंघल जी और तमाम वीएचपी के कार्यकर्ता, रामचंद्र परमहंस जी, ये सब उसके अंदर शिलान्यास के लिए अंदर उस गड्ढे के अंदर थे। और उसके पहले एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम हुआ था और कहा गया था, वो मुझे याद आता है कि प्लॉट नंबर 586 था। 586 को लेकर के भी एक बड़ी दास्तान है कि किस तरह से वीएचपी ने बूटा सिंह और एनडी तिवारी जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री थे यूपी के, उनको आश्वासन दिया, साहब कुछ भी नहीं होगा, आप शांति रखिए। तो चूंकि बूटा सिंह कमिट हो चुके थे, कुछ कंसेशन दे चुके थे वीएचपी को, और वो वापस नहीं जा सकते थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि वहां पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जो इस नेचर की प्रॉपर्टी का नेचर है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो 200-250 हम लोग उस समय पत्रकार वहां पे मौजूद थे, और कहा यह गया था, अशोक सिंघल जी ने हमको ये बताया था कि जहां शिलान्यास हो रहा है वो सिंह द्वारा है, और वहां से 192 फुट की दूरी पे सेंटम सेंटोरम यानी गर्भगृह होना था मंदिर का, जहां पे जो मुख्य डोम था बाबरी मस्जिद का, जो उस टाइम पे खड़ी हुई थी, वो दूरी थी। और शिलान्यास वहां पे संपन्न हुआ। उसके पहले तमाम ड्रामा हुआ था। सितंबर के महीने में ड्रामा शुरू हो गया था। बूटा सिंह और एनडी तिवारी ने वीएचपी के नेताओं के साथ एक पैक्ट साइन कराया गया कि वहां पे कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं होगी। आपने देवरा बाबा का जिक्र किया। एनडी तिवारी थोड़े सशंकित थे इस बारे में कि क्या किया जाए, तो क्योंकि उनको कमलापति त्रिपाठी जैसे बड़े नेता थे, उन्होंने धमकी दी थी, हेडलाइन बनी थी। कमलापति त्रिपाठी ने उस समय कहा था कि अगर वहां फावड़ा चलेगा तो पहला फावड़ा मेरी पीठ पे चलेगा। तो इसको लेकर के कांग्रेस के अंदर एक धड़ में काफी ज्यादा नर्वसनेस थी, और उस नर्वसनेस को रिजॉल्व हुआ जब कहते हैं कि देवराज बाबा ने कहा कि बच्चा हो जाने दो शिलान्यास के बारे में, तो राजीव गांधी ने बूटा सिंह को एनडी तिवारी से मिलने के लिए भेजा था लखनऊ, और वहां जाकर के इवेंचुअली ये पूरी क्राइसिस रिजॉल्व हुई थी और शिलान्यास की परमिशन दी गई थी। बहरहाल जैसे मैंने बताया कि 10 करोड़ परिवारों को एक आउटरीच के जरिए जोड़ा जाएगा इस पूरी एक्सरसाइज से। 5 लाख मंदिरों में एलईडी लगेंगे और उनमें लोग तमाम जुड़ा करेंगे। आज का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कौतूहल का विषय, देखिए कितना एंगेजिंग बना दिया गया है ये पूरा सब कुछ। एक तो पूरे देश के नक्शे से अगर आप उठाइए तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस मंदिर के लिए आ रहा है। उसे कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर मंदिर होगा, सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, हर चीज के लिए होगा। लेकिन अगर आप देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से आ रहा है। कहीं से घंटी आ रही है, घंटा आ रहा है 620 किलो का, कहीं से पत्थर आ रहे हैं, कहीं से मकराना का मार्बल आ रहा है। अब जो मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लेकर के भी वोटिंग हो रही है कि एंगेजिंग सीक्रेसी है, बनाया गया है कि 3 मूर्तियों की बात हो रही है कि जिनके बीच में एक टॉसअप होगा। ये गणेश भट्ट है कर्नाटका के मूर्तिकार, जो कि नैलिकारू पत्थर जो श्याम शिला कहलाता है, उसका एक मूर्ति उन्होंने बनाई है। एक अरुण योगराज है मैसूरू के, जिन्होंने 12 फीट की आदि शंकराचार्य की मूर्ति केदारनाथ में बनाई थी, एक मूर्ति उनकी है। और एक मूर्ति है सत्यनारायण पांडे जी हैं मूर्तिकार, उन्होंने मकरानम मार्बल से बनाई है। तो ये 3 में से एक मूर्ति अंदर प्रतिष्ठित की जाएगी। अब उसमें ये कहा जा रहा है राहुल जी सिर्फ रामलला को डिपिक्ट नहीं करेगी सौरभ, ये रामलला की भाव भंगिमा जो है, उनकी डिविनिटी और उनके सौंदर्य दोनों का डिपिक्शन होगी। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इवेंट जो बन गया है, और उसका जो एक आउटरीच जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन के लिए एक वरी बन गया है। कांग्रेस ने 1949 से लेकर के अभी एक समय तक काफी एक टैसिट रोल प्ले किया इस मंदिर में। अब सोचिए कि आज कांग्रेस दुविधा में है कि हम इस मंदिर के
उसमें जाए या ना जाए, डिस्पाइट द इन्विटेशन। क्यों? जी। क्योंकि अगर जाते हैं तो मोदी की टर्फ पे खेलते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो गैर हिंदू कहलाते हैं। ऑलरेडी टीएमसी जैसी और सीपीएम जैसे उनके इंडिया के सहयोगी उन्हें कह दिया है कि साहब हम नहीं जा रहे हैं। तो आप जो बात है, एक तो इंडिया अलायंस को तोड़ के मंदिर के लिए जाएं, और नहीं जाए तो गैर हिंदू कहलाएं। जी, मैं ये आपने जो आखिरी बात कही, इसी से बात आगे बढ़ाता हूँ। साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी राम मंदिर आंदोलन के इर्द गिर्द और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस किसी दुविधा में है या वो एक अलग प्लान के साथ, पोल प्लान के साथ आगे बढ़ रही है? आप नागपुर की उस रैली में भी मौजूद थे और महाराष्ट्र में गठबंधन की स्थिति भी देख रहे हैं, बताइए। देखिए, कांग्रेस की दुविधा इस पर साफ नजर आ रही है, और कांग्रेस के पास फिलहाल कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है कि इस पूरे जिस तरीके से राम मंदिर के इस विमोचन कहे या प्राण प्रतिष्ठा कहे या जो भी समारोह होने जा रहा है, उसके लिए जो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की तरफ से, बीएचपी या परिवार की तरफ से आप कह सकते हैं, जो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का प्लान किया जा रहा है। पूरे 1 महीने तक इस तरीके से ग्रैंड सेलिब्रेशन चलेगा। पूरी मीडिया वहां पर पहुंच चुकी है ऑलरेडी। जो मीडिया में राम मंदिर पूरा छाया हुआ है, अलग अलग तरीके से उसका रिपोर्टिंग किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये सब जी। नागपुर की रैली में आपको क्या दिखा? साहिल जी, मेरा सवाल यह है कि नागपुर की रैली में आपको कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी दिखी? आपने सब नेताओं के बाद भाषण से इतर सुना जी। वही मैं जो जिस तरीके से किया जा रहा है, यही सवाल हमने उनसे पूछा था। इसके लिए मैं सिर्फ बैकग्राउंड यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा था कि आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है। आप कह रहे हैं कि तैयार है हम, तो क्या इसके खिलाफ भी आप कुछ तैयार है? आप उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे? क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी साफ नजर आ रही है इसमें कि उन्हें क्या करना है इसमें। हालांकि कांग्रेस इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन में मुझे ज्यादा नजर आई। जो राहुल अभी कह रहे थे कि उन्हें नहीं पता चल पा रहा है कि क्या उन्हें राम मंदिर के इस आयोजन में शरीक होना चाहिए, जिसके खिलाफ कांग्रेस की सरकार खड़ी हुई थी एक जमाने में। शिलान्यास को जो दरवाजे तो उन्होंने खोल दिए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ और उसके बाद आगे चीजें हुई, उसका कांग्रेस पॉलिटिकली उसका विरोध करती रही। और अब जब वहां पर वो चीजें हो रही है, तो क्या कांग्रेस को उसमें शामिल हो जाना चाहिए? सीपीएम की तरह कांग्रेस इस पर कोई भी ठोस भूमिका नहीं ले सकती। सीपीएम ये भूमिका ले सकती है क्योंकि सीपीएम पॉलिटिकली फिलहाल उनके पास कोई ज्यादा ये है नहीं कि जिसके वजह से कोई ज्यादा चीजें दांव पर नहीं लगी। लेकिन कांग्रेस के लिए वैसे ही उनका हिंदी बेल्ट में जो प्रदर्शन रहा है वो कुछ खासा अच्छा नहीं रहा है, और जहां पर यह मुद्दा चल सकता है। तो जब हमने कांग्रेस के नेताओं से इसके बारे में पूछा, वो एक किसी और लाइन पर चले गए कि राम सबके हैं, भगवान सबके हैं, इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस बात को वो कहते रहे। लेकिन इसके काउंटर में जब पूछा गया तो उनके पास सिर्फ यही जवाब था कि हम लोगों के बेसिक मुद्दे उठाएंगे, हम बेरोजगारी के मुद्दे उठाएंगे, हम इकोनॉमी के मुद्दे उठाएंगे, बाकी सारे मुद्दे उठाएंगे। लेकिन जब एक नैरेटिव देश में चल रहा है, अभी हमें देखना है कि उसको जो आयोजन की बात राहुल कर रहे हैं, उसको एक्चुअली पब्लिक सपोर्ट कितना मिलता है। पॉलिटिकल सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलेगा, पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन उसके काउंटर में क्या सचमुच में ये लोगों तक पहुंच पाएगा? और अगर पहुंचेगा तो उसके बदले में कांग्रेस उनके सामने क्या रहेगी? क्या राहुल गांधी की ये मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा उसके लिए कारगर साबित हो सकती है? क्या इसका भी जवाब ठोस उनके पास नहीं है। जब वो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी पर सवाल उठा रहे, क्योंकि नागपुर की रैली में भी जो भाषण रहा उसमें उन्होंने उस आइडियोलॉजी के खिलाफ अपनी भूमिका रखी, लेकिन वो भूमिका रखते समय अगर वो दूसरी तरफ राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होते हैं, क्योंकि ये कल्चरल इवेंट तो रहा नहीं है, ये एक तरीके से पॉलिटिकल इवेंट भी है, और ऐसे में अगर वो उसमें शामिल होते हैं तो वो उसी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं सपोर्ट तो नहीं कर रहे, ये सवाल उसमें उठ सकते हैं। तो जो आइडियोलॉजी के नाम पर कांग्रेस एक भूमिका ले रही है, उसको वो छेद नहीं देना चाहते, और इसके लिए मुझे जो वहां पर एक चीज समझ में आई, वो इस पूरे आयोजन से दूर रहेंगे। जो भूमिका रखने की जो मुद्दे उन्होंने भूमिका रहेगी कि जो नागपुर की रैली में उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसको लेके कितने वो कन्विंस हैं और उसका क्या रेजोनेंस है, खासतौर पे महाराष्ट्र में जहां आप ज़्यादा एक्टिवली कवर करते हैं। वो बार बार जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, वो बार बार आरएसएस की विचारधारा को, आपको लगता है कि आम वोटर के बीच इस चीज़ को लेके बड़ी चर्चा है कि आरएसएस की विचारधारा मेरी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित कर रही है एंड देयर हैज़ टू बी अ काउंटर नैरेटिव? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मंच पे बोली जा रही हैं उनका ग्राउंड पे रेजोनेंस क्या है, एक, और दूसरा
महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी इंडिया ब्लॉक की क्या स्थिति है? एक दिन संजय राउत का स्टेटमेंट आता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को 23 सीटें चाहिए, दूसरे दिन संजय निरुपम का स्टेटमेंट आता है कि इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, फिर कहा जाता है नहीं शरद पवार हैं वो सबको बिठा के सब ठीक कर लेंगे। हो क्या रहा है? जो पहले चीज का जवाब यह है कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हिंदुत्व के नाम पर पीक ऑलरेडी आ चुका है, पॉलिटिकल पीक ऑलरेडी आ चुका है, उस पर जितना बटोरना था उतने बटोर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र जैसे स्टेट बहुत बड़ा तबका है कि जो उस आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से आत्मसात नहीं करता, पूरी तरीके से बाय नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू विरोधी है या अल्पसंख्यक को ज्यादा सपोर्ट करने वाली आइडियोलॉजी, ये बात नहीं है। लेकिन वो उस आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से नहीं खरीदता, लेकिन उसका पीक जरूर है। उस तरफ ज्यादा उस आइडियोलॉजी को मानने वाले भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग हैं। लेकिन जो दूसरा नैरेटिव तैयार कर रहा है, इसीलिए हमने उस दिन रैली में देखा, जो बार बार बताने की कोशिश चल रही है, मुझे नहीं लगता कि उसका उतना रेजोनेंस फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से 90s में कमंडल के खिलाफ मंडल की राजनीति की गई थी, उसी तरीके से जाति जनगणना की बात बार बार कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे उसका रेजोनेंस नीचे लोगों में उतना खास दिखाई नहीं दिया, क्योंकि स्थितियां अब 30 साल में काफी बदल चुकी है। जिस तरीके का रेजोनेंस कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि राम मंदिर को मिल रहा है, उतना रेजोनेंस ये जाति जनगणना को फिलहाल महाराष्ट्र जैसे स्टेट में नहीं दिखाई दिया। महाराष्ट्र में भी आरक्षण को लेकर काफी लड़ाई है। मराठा आरक्षण की लड़ाई एक पीक पर चढ़ चुकी है। मराठा समाज को अब ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए, इस तरीके की लड़ाइयां चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो जाति जनगणना जो है वो उतना पिकअप नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से उन्हें लगता है कि पिकअप होना चाहिए। दूसरी बात सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, बहुत बड़ा ट्रिकी मामला हो जाएगा सीट डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि सीट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिवसेना ये अकेली ऐसी पार्टी है कि जिसने पब्लिक डोमेन में जाकर ये बात कही, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पब्लिक डोमेन में जाकर ये बात कहने की कोशिश की कि हमें इतनी सीटें चाहिए, हमारा इतना सीटों पर दाव रहेगा, हमारे पास चेहरा है और हम ही सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं। शिवसेना को लगता है कि जो उनके पास 8-10% वोट बचे होंगे उसमें कांग्रेस के वोट उनके पास ट्रांसफर होना ज्यादा आसान है, जिसके चलते उन्हें ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए। जबकि कांग्रेस में करीब करीब सभी को ऐसा लगता है कि ठीक है, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कम सीटें लेनी पड़ेगी। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस अकेली पार्टी है विपक्ष में कि जो टूटी नहीं है, जिसका वोट बेस अभी भी बरकरार है। जिस तरीके से शिवसेना में टूट पड़ी, शिवसेना का एक पूरा नेताओं का धड़ा चला गया एकनाथ शिंदे के साथ में, अजित पवार एक पूरा धड़ा लेकर चले गए बीजेपी के साथ में। उस तरीके से कांग्रेस में नहीं हुआ है। कांग्रेस में इक्का दुक्का नेता छोड़कर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस आज की स्थिति में विपक्ष में एकजुट पार्टी है, जिसका एक बेस महाराष्ट्र में, तो जिसके चलते उन्हें लगता है कि उन्हें पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स मिलनी चाहिए। अगर वो मुंबई है जहां पर उद्धव ठाकरे का दबदबा है, उस इलाके में एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले में उनके लिए विदर्भ या मराठवाड़ा में शिवसेना को एडजस्ट करना चाहिए। हालांकि शिवसेना अभी तक उसके लिए तैयार नहीं है। चौथा एंगल उसमें यह है कि प्रकाश आंबेडकर को महाविकास आघाड़ी में या इंडिया अलायंस में लेने की कोशिश चल रही है, और ऐसे में प्रकाश आंबेडकर कोई भी चीज को इतने आसानी से मानने वाले नहीं है। वो बहुत जो बार्गेनिंग है वो काफी ठोक बजाकर बार्गेनिंग करते हैं, और उनको दिखाई दे रहा है कि जो शिवसेना, अजित पवार, शिंदे और बीजेपी गठबंधन और महाविकास आघाड़ी में वोट परसेंटेज का ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। ऐसे में उनके पास जो 4-5% वोट है वो बहुत जरूरी साबित होंगे, और इसके लिए वो चाहते हैं कि इस वक्त वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके, क्योंकि उनको लगता है कि उनका सक्सेस रेट सीटों में ज्यादा हो सकता है। इसके लिए वो 3-4 सीटों पर नहीं मानेंगे। उनको लगता है कि 6-7 सीटें इस बार उनको मिलनी चाहिए। तो वो भी अपने तरीके से पुश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिल पाए, और जितनी इस पे देरी होगी उतनी सीट डिस्ट्रीब्यूशन में मुश्किल होगी। आज जब अब हम बात कर रहे हैं, तब महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता दिल्ली में जो उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है 5 नेताओं की, उनको मिलकर महाराष्ट्र की स्थिति बता रही है। जो अंदाजा मुझे उसके मुताबिक 15 से 20 सीटें कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि कम से कम हमें लड़नी चाहिए महाराष्ट्र में। शिवसेना 17-18 सीटों तक आ सकती है, और
एनसीपी की भी कोई खास डिमांड नहीं, उन्हें भी पता है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए। वो भी 8-9 सीटों पर, और बाकी 6-7 सीटें अगर प्रकाश आंबेडकर मान जाते हैं तो उनके लिए होगा। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। कांग्रेस को यह बात कतई मंजूर नहीं है कि मुंबई में वो केवल 1 या 2 सीटें लड़े और बाकी सारी सीटें शिवसेना के पास दे दे। उनको पता है कि शिवसेना ये उनकी जरूरत है, और शिवसेना को भी मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के बिना उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अकेले के बलबूते पर तो यकीनन नहीं लड़ पाएंगे। ये बात उद्धव ठाकरे माने, शिवसेना माने, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला बन गया है महाविकास आघाड़ी में, और आने वाले अगर 13-14 तारीख तक अगर वो ठीक तरीके से इस पर बातचीत करके हल नहीं निकाल पाए तो आगे बड़ी मुश्किलें हो जाएगी, क्योंकि शिंदे और बीजेपी ध्यान लगाकर बैठी है कि अगर कोई किसी को कैंडिडेचर नहीं मिलता है बड़े नेता को, तो उसे तुरंत अपने पास लेकर वहां पर कैंडिडेट के तौर पर उतार दे। तो ये भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये बड़ा पेचीदा मामला बन जाएगा। कांग्रेस ने खास करके नागपुर में तय किया है कि किसी भी हालत में हम 15 से 20 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, और उसी तरीके से बातचीत उनकी शिवसेना के साथ की जाएगी। थैंक यू साहिल जी। आदेश रावल, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मंच पर जो कहा गया, रणनीति के स्तर पर जो कहा गया, वो तो हमने सुना, पर इससे इतर भी बहुत कुछ हो रहा है कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक में। संगठन के स्तर पर फेरबदल हुआ। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव और भी कई राज्यों में नजर आई, अब उनसे राज्य का प्रभार ले लिया गया। बात चल रही थी सचिन पायलट को क्या राजस्थान में कांग्रेस की सदारत दी जाएगी, वो महासचिव के तौर पर आ गए। कुछ लोगों की विदाई हुई, कुछ लोगों को मजबूत किया गया, कुछ के खिलाफ शिकायतें थीं। तो एक तो मैं इस पर आपका रिस्पांस चाहता हूं, उसके बाद मैं इंडिया ब्लॉक और ये राम मंदिर का न्योता और इन सब विषयों पर आऊँगा। आदेश रावल। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हाल ही में कांग्रेस का रिशफल हुआ है जी, 1 साल से ज़्यादा इंतज़ार किया गया कि कब मल्लिकार्जुन खड़गे AICC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्गठन करेंगे और कब अपनी टीम बनाएंगे। पिछले साल जब वो अध्यक्ष बने थे उसके बाद 6 महीने लगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाने में, और अब लगभग 14 महीने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी टीम बना पाए हैं। अच्छा, उम्मीद थी कि क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले हुआ है तो कुछ बड़े परिवर्तन होंगे, और कुछ राहुल गांधी की नई टीम, जो अक्सर वो अपने भाषणों में कहते हैं या ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग्स में कहते हैं कि हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए, वैसा कुछ भी इस नई टीम में नहीं दिखाई दिया। क्योंकि एक भी किसी भी सेक्रेटरी को इंडिपेंडेंट चार्ज प्रमोट नहीं किया गया, और ना ही कोई ऐसा लगा कि आपने बड़े परिवर्तन कर दिए हों। जो जिन राज्यों में आप हारे, आपने उनके भी महासचिव प्रभारियों को नहीं हटाया। राजस्थान के रंधावा साहब इंचार्ज थे, आपने उनको नहीं हटाया, कंटिन्यू कर दिया। कुमारी शैलजा इंचार्ज थी छत्तीसगढ़ की, आपने उनको वहाँ से हटा के उत्तराखंड भेज दिया। तो रणदीप सुरजेवाला इंचार्ज थे मध्य प्रदेश के, आपने उनसे वापस लेके उनको वापस कर्नाटक भेज दिया। तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा इसमें कि हाँ, ये एक नई टीम कांग्रेस ने बनाई है जो 2024 के चुनाव में कुछ बड़ा करके दिखाएगी या इस पे किसी की छाप नजर आती हो। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इस पूरे रिशफल में ये साफ दिखाई दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव वेणुगोपाल, जो कि गांधी परिवार और खड़गे साहब के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं, इन दोनों के बीच में इसके ऊपर एक भारी झगड़ा चला, और फाइनली ये मुझे कहना पड़ेगा कि वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, उनकी स्टैंप नजर आती है इस पूरी कमेटी के ऊपर। अब आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चाहते थे कि वेणुगोपाल की जगह कोई उनका अपना व्यक्ति, नज़दीकी व्यक्ति संगठन महासचिव बने, लेकिन वो नहीं बना पाए, वेणुगोपाल को कंटिन्यू करना पड़ा। इसके अलावा खड़गे साहब चाहते थे कि जयराम रमेश की जगह कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का मीडिया विभाग संभाले, क्योंकि उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि कुछ चुनिंदा अंग्रेजी जो अखबार हैं उन्हीं के लिए हमारा मीडिया डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बाकी हमारा जो हिंदी मीडिया से जुड़ने की बात है उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए। तो उनको भी हटाने में नाकामयाब रहे कांग्रेस अध्यक्ष। इस तरीके से आप देखेंगे तो कुछ भी नया नहीं है। इसके लिए एक लाइन है अंग्रेजी की कि ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं लगा। अब बात की, खड़गे साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो 2 एक्सपेरिमेंट्स में सफल नहीं हो पाए तो वो केरला के सीनियर लीडर रमेश चन्नीथला को उन्होंने महाराष्ट्र का इंचार्ज बना दिया, जो कि कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल को बैलेंस करने की कोशिश हुई है। और इसी तरीके से सचिन पायलट को पहले ऑफर ये दिया गया था कि
उन्हें राजस्थान का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन सचिन पायलट ये चाहते थे कि हर बार की तरह जिस तरीके से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और फिर दिल्ली में आके महामंत्री बन जाते हैं, उसको मैं कैसे रोकूं। और इसीलिए ये हुआ कि सचिन पायलट पहली बार संगठन में आए और महासचिव बने, उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीती, वहाँ के इंचार्ज मानिक ठाकरे थे, मानिक राव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, उन्हें वहाँ से हटा के गोवा भेज दिया गया। और जो गोवा के इंचार्ज थे मानिक टैगोर, जो पहले तेलंगाना के इंचार्ज होते थे, उन्हें आंध्र प्रदेश भेज दिया गया। लेकिन केरल, जो कि राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और तेलंगाना जहाँ सरकार अभी बनी है आपकी, वहाँ आपने एक महिला को, दीपा दास मुंशी को इंचार्ज बनाया। दिस बेसिकली दीपा दास मुंशी को तेलंगाना का देके रेवंत रेड्डी को फ्री हैंड दे दिया गया, और क्योंकि वो लेफ्ट को हेड ऑन लेती हैं इसलिए उन्हें केरल का इंचार्ज बना दिया गया। तो आपस में एक्सचेंज करके ये रिशफल कर दिया गया। इसके अलावा मुझे इसमें कुछ भी नया नहीं लगा। अब आपने बात की, ये तो बात हुई एआईसीसी रिशफल की। इसके अलावा कांग्रेस ने आजकल अपना एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किया हुआ है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 1380 रुपये से लेके शुरुआत करेंगे और 13,800 और 1,38,000 जितना चाहे आप कांग्रेस पार्टी डोनेट कर सकते हैं। उसमें एक थीम लाइन ये है कि आप एक बूथ पे 10 घरों में जाएंगे ताकि लोग आपसे जुड़ें, और जो आपसे जुड़ेगा, जो आपको पैसा देगा, वो आपको वोट भी देगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी की सोच है इसके पीछे। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां आपके पास ना संगठन है, जहां आपके पास जिला अध्यक्ष नहीं है, जहां आपके पास ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, और सालों से नहीं है। तो हाल ही में जब ये मीटिंग हुई तो एक महासचिव ने ये बात कही मीटिंग में कि आप लोग लड़ना चाहते हैं बीजेपी से, आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास 1 साल से ज़्यादा हो गया है, आपने अपनी टीम नहीं बनाई, कांग्रेस अध्यक्ष ने 6 महीने में आपने वर्किंग कमेटी बनाई, और अब आप चाहते हैं कि जिला और ब्लॉक लेवल पे जाके एक व्यक्ति एक बूथ पे 10 घरों में जाए, तो ये कैसे होगा। तो कांग्रेस पार्टी में इंटरनल भी इस बात पे चर्चा हो रही है कि क्यों इन पिछले 5 सालों में आप राज्यों में संगठन नहीं बना पाए, क्यों आपको 1 साल लगा कि खड़गे जी को अपनी टीम बनाने में 1 साल का समय चाहिए था, क्यों कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाने में 6 महीने लग गए। तो ये तमाम ऐसे सवाल थे जो कांग्रेस संगठन को लेके बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आगे चल के भी, क्योंकि जो चुनाव की तैयारी है वो के नज़र नहीं आती। और आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो अभी एक मीटिंग चल रही है दिल्ली में, जिसमें एक अलायंस कमेटी बनाई है कांग्रेस ने। उसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद, ये लोग शामिल हैं। और ये लोग कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं से बैठक करके ये पूछ रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का जो समझौता होना है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कैसे वेस्ट बंगाल में सीटें दी जाएं, कैसे दिल्ली में दी जाएं, कैसे पंजाब में दी जाएं, कैसे हरियाणा में हो। क्योंकि इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि अधीर रंजन चौधरी नहीं चाहते कि वेस्ट बंगाल में अलायंस हो ममता बनर्जी के साथ, पंजाब यूनिट नहीं चाहती कि उसका अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ हो, क्योंकि दोनों विपक्ष, सत्ता और विपक्ष दोनों मिल जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आम जनता का उन्हें उतना सपोर्ट मिलेगा। ऐसा ही हरियाणा में है, भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी को सीट दी जाए, और ऐसा ही दिल्ली कांग्रेस नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी से समझौता हो। तो इसीलिए अलायंस कमेटी आज और कल यानी 29 और 30 तारीख को 2 दिन तक अपनी सारे प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेगी, उनसे पूछेगी कि आपकी क्या राय है। उसके बाद इंडिया ब्लॉक की बाकी अलायंस के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, और तब जाके मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है या जो भी उसमें काम होना है वो पूरा होगा। सौरभ जी। थैंक यू आदेश। मैं आदेश ये भी जानना चाहता हूँ, जिसपे साहिल जोशी ने टिप्पणी की, फिर राहुल जी की तरफ भी रुख करूँगा। क्या कांग्रेस में अंदर खाने चल रहा है 2024 में, वो क्या नैरेटिव लेकर जाएंगे? उन्होंने कहा पहले भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से गुजरी उनमें से तेलंगाना में वो जीत गए, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब वो उसको भारत न्याय यात्रा कह रहे हैं। कोई सुने तो ये 2019 में जो इन्होंने अब होगा न्याय का नारा दिया था 72,000 की स्कीम का, क्या ये उसका जिक्र कर रहे हैं? टाइमिंग जब हम देख रहे हैं कि ये 14 तारीख से शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा, 22 जनवरी को जो पूरे देश में चर्चा हो रही होगी, खासतौर पर उत्तर भारत में और पूर्व या पश्चिम के भारत में, वो राम मंदिर आंदोलन को लेकर होगी। यात्रा मार्च तक चलेगी। उस समय तक लोकसभा चुनाव की तैयारी, सीटों का संयोजन जो है उस पर क्या बात होगी। बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं हम आरएसएस की विचारधारा से लड़ेंगे। क्या इसको लेकर अब आम राय है कांग्रेस में कि उन्हें आरएसएस की विचारधारा से लड़ना है, या नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर फोकस करना है, उसकी आर्थिक नीतियों पर या दूसरी नीतियों पर फोकस करना है?
नैरेटिव के स्तर पर, संगठन के स्तर पर और कोऑर्डिनेशन के स्तर पर क्या चल रहा है और किसकी खूब सुनी जा रही, थोड़ा ये भी बता दीजिए। देखिए, राहुल गांधी को और कांग्रेस को ये लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी धर्म की पॉलिटिक्स कर रही है, इसको आखिर में जाति ही काट सकती है, और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि ओबीसी की हम मतगणना कराएंगे, मतगणना होगी और ओबीसी कितना है ये पता लगाएंगे, और जिसकी जितनी आबादी उतना हक, इस बात की चर्चा वो बार बार करते हैं। जब ये 5 राज्यों के चुनाव हुए और आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हार गए, तो उम्मीद थी कि राहुल गांधी शायद इससे अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ करेंगे, क्योंकि अपर कास्ट ने आपको बिल्कुल भी वोट नहीं दिया, ये आपसे नाता तोड़ लिया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नागपुर की रैली में भी इस बात का जिक्र किया ओबीसी का, और उससे पहले पार्लियामेंट जब वो गए थे वहाँ भी इस बात का जिक्र किया था कि नहीं, मैं ओबीसी की बात पे अडिंग हूँ, अड़ा रहूँगा और मैं इस मुद्दे से पीछे नहीं हटूंगा। आपने देखा होगा 19 के चुनाव में राहुल गांधी ने रफेल की बात करी और रफेल से पीछे नहीं हटे, और बालाकोट की एक स्ट्राइक ने उन सबको पूरा धो दिया। इस बार कांग्रेस पार्टी के मन में ये डर था, इन नेताओं के मन में, कि ऐसा क्या इस बार बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी के पिटारे में है जैसे कि पिछली बार बालाकोट स्ट्राइक था। क्योंकि चुनाव हारने के बाद चिदम्बरम जैसे सीनियर नेता ने एक बात कही थी कि जैसे ही बालाकोट हुआ हम उसी वक्त चुनाव हार गए थे। तो इस बार अभी तक उनको ये लग रहा है कि शायद इनका जो 24 का बालाकोट है वो राम मंदिर है। तो ऐसे में कि उत्तर भारत में इसका ज़्यादा असर हो सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में इतना असर नहीं होगा। और आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का आजकल जो ज़्यादा फोकस है वो दक्षिण भारत में ज़्यादा है। पी चिदम्बरम मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन, वेणुगोपाल संगठन महासचिव, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष वो भी साउथ से, तो राहुल गांधी सांसद वायनाड से। तो एक तो ये हुई बात। और रही बात आपने कि कौन आजकल इनके एडवाइज़र हैं, रणनीतिकार हैं, एक तो राहुल गांधी की अपनी एक टीम है जिसमें कुछ जेएनयू के छात्र हैं, पूर्व एडवाइजर्स भी हैं। वो जरा नाम तो बता दीजिए, वो उनका नाम कौन है ये जेएनयू के छात्र? और क्या ये लिस्ट सीताराम येचुरी से शुरू होती है क्या? सीताराम येचुरी से शुरू होके और आजकल के जो युवा एडवाइजर्स हैं उन तक चली जाती है। और संदीप सिंह का जिक्र कर रहे हैं क्या? और ये सब जातियों को लेके सर्वेज हो रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरीके से करना चाहिए, इतनी जातियां हमारी फेवर में आ चुकी हैं, ओबीसी के आने से अपर कास्ट हमें पहले ही वोट नहीं देता, अपर कास्ट तो बीजेपी का वोटर है। तो कैसे पर ये दिखा क्यों नहीं? फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखा? नहीं, ये कैलकुलेशन काम क्यों नहीं हुई? इसका तर्क है, उनका ये मानना है कि ये लड़ाई अगर हमने शुरू की है, ये इसको हम 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और स्टेट का इलेक्शन लोकल इश्यूज पे होता है, नेशनल इलेक्शन जो होगा वो इन बड़े इशू पे होगा, जाति वर्सेस धर्म पे होगा, राम मंदिर वर्सेस जाति पे होगा, ओबीसी पे होगा, अपर कास्ट पे होगा। तो ये एक जो कैलकुलेशन है कांग्रेस के एडवाइजर्स की, रणनीतिकारों की, ये इन सब लोगों को ऐसा लगता है कि भले ही राज्यों के चुनाव में असर ना हुआ हो, क्योंकि लोकल इश्यूज पे चुनाव हुआ। और एक और बात जो एक मीटिंग में हुई, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी में बात हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ये 3 राज्य नहीं जीते गए हैं। अब जैसे राजस्थान में आप देखिए कि 70 सीटें, जो मैं मानता हूं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस अशोक गहलोत का एज कंपेयर टू जो पहले चुनाव हारे हैं। एक पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासियों की 18 सीटें हैं, और ये कहा गया था वो पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलायंस करना चाहती थी। दिल्ली भी आए थे, मीटिंग भी हुई थी, और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 5 सीट दे दीजिए और 13 पे आप लड़ लीजिए। अलायंस नहीं हुआ। उस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया भी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कि हमें अलायंस करना चाहिए था, लेकिन अलायंस नहीं हुआ किन्हीं कारणों से, और वो 18 में से 13 सीटें बीजेपी जीत गई। इसी तरीके से जो अगर छोटे छोटे अलायंस जिनकी बात बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर राजस्थान में वो हो गया होता तो शायद इनकी बात बन सकती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस को मारा। तो इस तरीके से जब ये बैठकें हो रही हैं उसमें निकल के चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आप कह रहे थे कि जाति वर्सेस धर्म की बात मैं कर रहा था कि कांग्रेस को अब ये लगता है कि हम फाइनली ओबीसी की बात करके अगर हम ओबीसी के वोट बैंक में कुछ प्रतिशत भी सेंध मार पाते हैं तो वो कामयाब हो जाएंगे, और जो पिछली बार से 44 सीटों से लेकर और 55 तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया है इन 10 सालों में, उसमें बेहतर स्थिति में होंगे। खास तौर पे बिहार में आप ऑलरेडी 3 पार्टियां अलायंस में हैं, और ऐसे ही महाराष्ट्र में भले ही शिवसेना और एनसीपी टूट गई हो, उसके बावजूद भी वहाँ अलायंस जो है इंटैक्ट है। और 40 + 48 88 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस को लगता है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। इसीलिए इन राज्यों के नेताओं को बुलाकर दिल्ली में ये चर्चा हो रही है कि हम कितनी सीट आसानी से दे सकते हैं, कितनी हमें लेनी चाहिए, कौन कौन सी सीट लेनी चाहिए। तो इस तरीके से इंडिया अलायंस को मजबूत करने की कोशिश, पहले अपने घर में, पहले अपना घर ठीक कर लीजिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे अपने अलायंस के साथ। आदेश,
मेरे सामने मिलिंद देवड़ा का ट्वीट है जो उन्होंने, जब हम ये बातचीत कर रहे हैं इससे लगभग 50 मिनट पहले किया है जी। संजय राउत के बयान पर उनकी रिएक्शन है। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, अच्छा चल रहा है, 23 सीटों पर लड़ते आए हैं। हमने पहले भी कहा, तय किया, जो जीती सीटें उन पर बाद में बात होगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोई सीट नहीं जीती, 0 से शुरुआत करेगी, महाविकास अघाड़ी महत्वपूर्ण साथी इत्यादि। अब इस पर मुरली देवड़ा लिखते हैं, संजय राउत जी के अनुसार अपने 40 एमएलए की हार के बावजूद शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। उनका सुझाव, कांग्रेस को 0 सीटों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। वो उस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, विपक्ष का नेतृत्व कर रही है। अभी चुनाव में समय है और पब्लिकली चल रहे हैं लठ। पॉइंट 1 एक तो इस पे, और साहिल जी अगर हो तो मैं उनकी रिएक्शन भी। दूसरा, मैं जरा क्यूरियस केस ऑफ मिलिंद देवड़ा जानना चाहता हूँ। इनके पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, मंत्री रहे। ये भी माना जाता है कि कांग्रेस के लिए द बॉम्बे क्लब को मैनेज करने में जो पूंजीपति हैं, जिनकी हर पार्टी को ज़रूरत पड़ती है, महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमने ये भी देखा कि 2014 के चुनाव के बाद किस तरह से मुरली देवड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए राहुल गांधी की कोठरी पर किनारे हो गए। और हमने हाल में ये भी देखा है कि राहुल गांधी गौतम अडानी को लेकर तो मुखर रहते हैं, मुकेश अंबानी का अब जिक्र नहीं करते हैं। आदेश नहीं, मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि इस बात का संबंध कि मुकेश अंबानी का नाम का जिक्र नहीं करते वो मिलिंद देवड़ा के साथ है। मैंने भी कोई संबंध नहीं जोड़ा है। नहीं। मैंने तो सिर्फ सारी घटनाएं सामने रखी और मिलिंद देवड़ा की पॉलिटिक्स समझना चाह रहा हूं। मैं आपको कहानी सुनाता हूं मिलिंद देवड़ा की। 2014 में आखिरी चुनाव हारे थे और मिलिंद देवड़ा बड़े नजदीकी मित्र माने जाते थे राहुल गांधी के, क्योंकि दोनों फैमिलीज बड़ी क्लोज थी। और जब मिलिंद के फादर की डेथ हुई थी तो पूरा गांधी परिवार वहाँ गया था। वो इस बात का एक सिंबॉलिक रिस्पेक्ट था कि दोनों परिवारों के अच्छे रिश्ते हैं जी। तो जब मिलिंद चुनाव हारे 2014 में तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि राहुल गांधी के आसपास के लोगों के कारण कांग्रेस पार्टी का आज ये हाल है कि वो सीमेंट के 44 सीटों पर रह गई है। उनका इशारा था दरअसल कनिष्क सिंह की तरफ। कनिष्क सिंह उन दिनों बहुत पावरफुल होते थे, आज भी पावरफुल हैं, लेकिन तब सत्ता में थे तो बहुत पावरफुल थे और राहुल गांधी के बड़े क्लोज माने जाते थे। तो गांधी परिवार ने उस रिएक्शन को समझा और कनिष्क को थोड़ा पीछे कर दिया था। और आज भी कनिष्क जो है, जितने भी लीगल मैटर्स है पार्टी के, यानी जैसे नेशनल हेल्प जो जुड़े हुए हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ और जो जुड़े राहुल गांधी के साथ, उनको देखते हैं और बाकी महत्वपूर्ण फैसले भी लेते हैं जाहिर तौर पर। लेकिन कनिष्क को तब से पीछे कर दिया गया था और मिलिंद देवड़ा का एक बयान थोड़ा सा उसमें वजन था। उसके बाद धीरे धीरे मिलिंद को बनाया गया मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष। और एक कहानी और इनसे जुड़ी हुई जहां से इनका डाउनफॉल शुरू होता है कि दिल्ली से फोन गया कि भिवंडी के केस में राहुल गांधी कोर्ट जाएंगे और वहां उनको एक गारंटर चाहिए, तो वो आप बन जाइएगा। और ये उन्हीं का फोन था जिनको पीछे कर दिया गया था 2014 में। तो ये बताया गया कि शायद मिलिंद ने गारंटर बनने से मना कर दिया और उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। और उसके बाद जो गायकवाड़ साहब थे, जो उनके बाद अध्यक्ष बने थे, वो गारंटर बने। तो इस तरीके से मिलिंद देवड़ा की राहुल गांधी से नज़दीकियाँ जो थी वो काफ़ी गहरी दूरियों में बदल गई। अब उनकी फिर से वापसी हुई है। जैसा आपने कहा कि अक्सर राहुल गांधी जो हैं वो जब भी उनको मौका मिलता है, चाहे वो स्टोरी हो या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जो उन्हें मिला है सरकार की तरफ से, तो अडानी पे काफ़ी हमलावर होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि काफ़ी समय से उन्होंने मुकेश अंबानी पे हमला नहीं करते। वो अमूमन मैंने ऐसा देखा है। इसके पीछे की वजह क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं, क्या दोस्ती हो गई है, क्योंकि ये सब जो होता है ये ऊपर लेवल पे होता है। अगर हुआ भी होगा तो ये गांधी फैमिली और अंबानी परिवार के बीच ही हुआ होगा, क्योंकि नीचे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। और एक आपने पूछा कि मिलिंद देवड़ा की वापसी भी हुई है, वो ज्वाइंट ट्रेजरर हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ फैमिली का ही है जो उन्हें उनकी पॉलिटिक्स में वापसी कराई गई है, क्योंकि जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं बॉम्बे में जिनसे उनकी नज़दीकियाँ हैं, जाहिर तौर पर उसके लिए उन्हें पार्टी में लाया गया है कि आप इस काम को अब संभालिए। अच्छा राहुल जी, जब हम आदेश से कांग्रेस की संभावित रणनीति के बारे में सुन रहे थे तो एक ये समझ बन रही थी कि सरकार विरोधी मत, ओबीसी ब्लॉक हर राज्य का, जातिवार जनगणना और फिर उसके हिसाब से पार्टिसिपेशन के नाम पे,
और जो इंडिया ब्लॉक के कुछ लोगों ने कहा कि एक दलित चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया जाए। केजरीवाल और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र किया, हालांकि बीएसपी की तरफ से भी एक काउंटर ऑफर आया। डू यू थिंक इट इज़ अ वर्केबल स्ट्रेटजी? ओबीसी ब्लॉक विद अ दलित फेस, विल दे एक्सेप्ट द लीडरशिप? पॉइंट 1। फिर उसमें बीजेपी के विरोध के नाम पे मुस्लिम ब्लॉक भी आके जुड़ जाए और एक नया ये कांग्रेस का या कांग्रेस के लीडरशिप वाले गठबंधन का ट्रोइका बने, जिसमें एक तरफ ओबीसी का बड़ा चंक हो, एक तरफ दलित हो और एक तरफ मुस्लिम हो। और इसके साथ साथ ये बड़ा प्रकट सत्य है जिस पर बात नहीं होती है कि इस देश में खूब सेलिब्रेट किया भी जाना चाहिए था जब मायावती जी के नेतृत्व में बसपा ने एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग किया, सर्व समाज का नारा दिया और 2007 में सारे अनुमानों को धता बताते हुए अपने दम पर वो सत्ता में आई और 5 साल उन्होंने सरकार चलाई। आलम ये हो गया था कि प्रकाश करात 2008 के बीतते बीतते कहने लगे थे कि शी इज़ अ पोटेंशियल पीएम कैंडिडेट, तब तक वो खफा हो चुके थे यूपीए से और 2009 उनके लिए एक बड़ा गेम हो सकता था मायावती के लिए। लेकिन इस देश में दलित समाज से आने वाला एक व्यक्ति सिंबॉलिक से आगे बढ़ के मजबूत राजनीतिक जमीन के साथ अक्रॉस मैनी स्टेट्स अपनी दावेदारी करे, ये अभी भी बहुत दूर की कौड़ी दिख रही है रियल पॉलिटिक्स में। बाबू जगजीवन राम एक ऐसा उदाहरण है जिनकी बड़ी पैठ थी और जो प्रधानमंत्री के पद के बहुत करीब थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी उन्होंने बनाई इमरजेंसी हटने और विपक्षी नेताओं के छोड़े जाने के बाद। बाबूजी का बड़ा योगदान रहा, जो मोमेंटम बिल्ड हुआ, लेकिन तब उन्हें जेपी के कहने पर मोरारजी देसाई के डेप्यूटी बन के रह जाना पड़ा। मोरारजी देसाई ने बहुमत गंवा दिया, जनता पार्टी की सदारत नहीं छोड़ी और इस चक्कर में बाबू जगजीवन राम नहीं बन पाए जनता पार्टी संसदीय दल के मुखिया, उस नाते दावा पेश नहीं कर पाए। चौधरी चरण सिंह का इस्तीफा हुआ, उसके बाद फिर बाबू जगजीवन राम नंबर जुटाने की स्थिति में थे, जनसंघ का खेमा और सब उनके साथ था, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी ने पुरानी अदावत निभाई, क्योंकि जब इनका नाम आया राष्ट्रपति के लिए जनता पार्टी कैंडिडेट तौर पर, तब बाबू जगजीवन राम ने विरोध किया था। तो 3 दफा देश के सबसे बड़े दलित नेता के सामने से प्रधानमंत्री की कुर्सी खींच ली गई अलग अलग वजहों से। उसके बाद हमने देखा कि मान्यवर कांशीराम के समय में बसपा का आंदोलन खूब मजबूत हुआ। पंजाब में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उसकी पैठ दिखी, दिल्ली में और यूपी में तो वो एक अगले चरण तक पहुंचा जिसको पीक पर मायावती जी ले गई। लेकिन उससे फिर वो आगे नहीं बढ़ा और अब जब हम 2019 का 2022 का डेटा देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि उनका वोट बैंक भी बड़े पैमाने पर छींच रहा है और बीजेपी की तरफ जा रहा है और दूसरे दलों की तरफ जा रहा है। ऐसे में क्या वो दलित राजनीति फिर से एक सिंबॉलिक की नाम आगे बढ़ा दो या उससे आगे कहीं ये ठोस आकार ले पाएगी जिस तरीके से पिछड़ों की राजनीति की बात की जाती है? राहुल श्रीवास्तव जी, देखिए क्या है कि हम आदेश ने जो बात कही ना कि क्या राम टेम्पल कैन बी द बालाकोट ऑफ 2024, साउथ में इसका इंपैक्ट नहीं होगा। कुछ एलिमेंट जो है, और आपने जो ये दलित पॉलिटिक्स की बात करी, इसका एक थोड़ा सा ना वाइडर विश्लेषण बहुत जरूरी है। क्या है कि जब हम पॉलिटिक्स को व्यू करते हैं या किसी एक इलेक्शन रिजल्ट को व्यू करते हैं तो हम कई बार ब्लैक एंड व्हाइट सिंप्लीफिकेशन पे आ जाते हैं। बालाकोट को अगर देखें, उसके बाद अगर आप राम मंदिर को देखें, मैं राम मंदिर को फोकस में रखना चाहूंगा। राम मंदिर को लेकर के हम कह रहे हैं कि 50 करोड़ लोगों तक आउटरीच होगा, वहां पे पूरे देश के एलिमेंट पिरोए गए हैं, बड़ी बारीकियों से बड़े छोटे छोटे एलिमेंट क्रिएट किए गए हैं सौरभ। जैसे कि कुबेर शिला पे, जो वहां पे कुबेर शिला है डिस्प्यूटेड एरिया के पास, वहां पे जटायु की एक मूर्ति स्थापित की गई है। अब उस जटायु की स्थिति, जो स्टैच्यू स्थापित की गई, उसका मतलब है कि राम मंदिर की एक स्ट्रगल है। राम मंदिर के स्ट्रगल को डिपिक्ट करती है। जटायु ने भगवान राम के लिए जान दी थी और उसको डिपिक्शन उधर ला करके एक सिंबलिज्म क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है सौरभ। अगर आप वापस जाते हैं तो कुबेर शिला पे 18 मार्च 1858 में जो अंग्रेजों के खिलाफ पहली बगावत हुई थी, उसमें बाबा रामशरण दास हनुमानगढ़ी के और मौलवी अमीर अली जो फैजाबाद के एक क्लेरिक थे, उन लोगों को इमली के एक पेड़ पे लटका दिया गया था। वो एक सिंबलिज्म वहां पे इंडल्ज कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि
अगर हम आज राम मंदिर को एक कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो राम मंदिर को या बालाकोट को एक सिंगल इवेंट की तरह ना देखा जाए सौरभ। वो एक थीमेटिक डिपिक्शन है, एक थीम है जिसके अंदर राम मंदिर को फिट किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष की और बीजेपी के में फर्क क्या है। राहुल गांधी की जगह हम बात करते हैं या कांग्रेस की बात करते हैं, विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की, दे नीड ए लीडर, दे नीड टू बिल्ड अ लीडर, दे नीड टू बिल्ड अ नैरेटिव। ये दो एलिमेंट जो हैं, ये इसमें इनकी स्ट्रगल चल रही है। स्ट्रगल चलने में अगर जैसे आदेश ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ है राहुल गांधी, तो कल जो 22 जनवरी को मंदिर का कॉन्सिक्रेशन होगा वो आरएसएस की स्थापना से लेकर के आज तक की उनकी आइडियोलॉजिकल बेस का फ्रक्टिफिकेशन है। वो वहां आकर के फाइनलाइजली क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो अगर आरएसएस राम मंदिर को आप ये सोचे कि इनविटेशन पे हम ओहा की स्थिति में है, वो क्यों है साहब? आप तो आरएसएस के खिलाफ है और मंदिर जो है वो आरएसएस की एक स्ट्रगल का हिस्सा है, जो एक नैरेटिव बनाया गया था सौरभ। अगर उस जमाने की बात करें तो शिलान्यास, कार सेवक, धर्म संसद, पूर्ण आहुति यज्ञ, शिला पूजन, ये सब क्या था? ये धार्मिक स्वर थे जो कि राजनीतिक भाषा में या लैंग्वेज में मिक्स किए गए ना। वो खड़ी किसने किया? वो पूरा वो आरएसएस ने किया। तो सीपीआईएम जैसी क्लैरिटी होनी चाहिए आप में कि मैं आरएसएस के खिलाफ हूं और मैं मंदिर जाने के लिए मना कर रहा हूं। ये क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तो आपका नैरेटिव क्लियर नहीं होगा। आपका नैरेटिव क्लियर करने का अगर आप देखें कि आप गुजरात में चुनाव होते हैं तो आप मंदिर मट जाते हैं, मध्य प्रदेश में आप गेरुआ हो जाते हैं। ये नैरेटिव की लैक ऑफ क्लैरिटी जो है बीजेपी का, ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो टेंपल एक थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है कि धर्म के मामले में बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया वो उसने डिलीवर किया। ये एक डिलीवरी एलिमेंट है। उसी तरह से अगर आप देखें तो बीजेपी उसी में ऐड करती है कि 370 हमने प्रॉमिस किया, हमने डिलीवर किया। वो एक गवर्नेंस का इशू है, उसमें डिलीवरी की। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी का इशू जो है उसमें बीजेपी कहती है हमने डिलीवरी करी, हमने 81 करोड़ लोगों को अनाज दिया, हमने डिलीवरी करी। अब हम इस डिलीवरी वाले नैरेटिव को क्या दलित पॉलिटिक्स से, ओबीसी के वोट से, इन सब से कहीं विच्छेद क्रिएट कर सकते हैं? कैन वी से कि ओबीसीज आर ओनली वोटिंग फॉर बीजेपी टुडे क्योंकि वो सिर्फ ऐसा है कि बीजेपी अच्छी ओबीसी पॉलिटिक्स कर रही है? कल अगर जाति ये आपका जनजातीय बात आ जाती है अगर पिछड़ों की, और वो एक इशू बन जाता है कास्ट सेंसस, उसके कारण पूरा बैकवर्ड जो है वो छिटक करके बीजेपी से चला जाएगा। इज दैट ब्लैक एंड व्हाइट? अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है तो ये आर्ग्यूमेंट को डिबेट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं, आपने कहा दलित पॉलिटिक्स का, मायावती 2007 में गाजेबाजी के साथ जीत करके आती हैं और उन्होंने मुझे लंबी इंटरव्यू के दौरान तमाम बातें बोली थी किस तरह से उन्होंने तमाम जातियों को जोड़। उसी के बाद थोड़े समय के बाद मायावती ने एक कोशिश की थी कि वो कर्नाटक में जाकर के दलित वोटर को अपनी तरफ करके वो एक पैन नेशनल अपनी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। उनका पूरा एफर्ट फ्लॉप हो गया वहां जाकर के। वो फ्लॉप इसलिए हो गया क्योंकि जो यूपी का दलित वोटर की जो आइडेंटिटी थी और मायावती से जुड़ी थी, वो कर्नाटका का दलित उससे आइडेंटिफाई नहीं करता था, वहां मैच नहीं क्रिएट हो पाया। उसके बाद अगर आप देखें तो ओबीसी पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, ओबीसी पॉलिटिक्स इतनी होमोजेनियस पॉलिटिक्स नहीं है जितनी बनाई जाती है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सत्ता का मतलब जब उनको ओबीसीज ने वोट दिया तो ये हो गया कि अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो बेनिफिशियरीज यादव हैं और नॉन यादव ओबीसीज को उनका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यादव जो होमोजेनिटी थी, जो ओबीसी होमोजेनिटी थी, वो टूट गई। ओबीसीज को बेनिफिट मिलता है मगर एमबीसीज पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो इतने पिछड़े हैं कि वो ईबीसी और एमबीसी कि वो किसी भी तरह के बेनिफिट्स को नहीं उठा पाते हैं। तो वो एक दूसरे लेवल की ब्रेक आ गई। अब अगर आप सोचें कि अगले कुछ महीने के अंदर एक नैरेटिव खड़ा किया जाएगा कास्ट सेंसस का, जनगणना का, और वो बीजेपी के जो तमाम
पॉलिटिकल मोहरे हैं बीजेपी ने बिछाए हैं, जिसे मैं कहूंगा मल्टी प्लॉन्ड स्ट्रैटेजी है, जिसके जरिए अपनी डिलीवरी की, धर्म की, तमाम तरीकों से जो एक वोटर मोनोलिथ क्रिएट कर रही है, आप उसको डिसमेंटल कर देगा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ना तो लीडर है और ना ही नैरेटिव है। आप देखिए कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का मल्लिकार्जुन खड़गे को बैक करना, क्या वो एक यूनिफाइंग एफर्ट है या वो एक ऐसा एफर्ट है जो कि एक चेस की बिसात पे एक चली गई चाल है टू न्यूट्रलाइज समबडी विद इन द इंडिया अलायंस। वो बीजेपी को चेकमेट करने के लिए उतना नहीं दिखेगा आपको मल्लिकार्जुन खड़गे वाला एलिमेंट, जितना कि वो इंडिया अलायंस के अंदर का एक पैंतरा बन जाता है। तो अगर वो इस तरह का एक पैंतरा है तो क्या इंडियन अलायंस के लिए इतना सक्सीड करेगा? दूसरा, मैं 2018 से कह रहा हूं कि कांग्रेस हैज टू डिसाइड वेदर टू मेक राहुल गांधी द प्राइम मिनिस्टर और वेदर टू डिफीट नरेंद्र मोदी। ये क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी, ना तो लीडर फिक्स होगा ना आइडिया फिक्स होगा। पिछले 1.5 साल से अगर कांग्रेस ने कुछ सक्सेसफुली किया है या राहुल गांधी ने किया है टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए लीडर, अगर वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं एज ए लीडर, फॉर द कांग्रेस टू लुक बैक, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ सीट नहीं शेयर करते हैं साहब, जहां पे अखिलेश यादव से, जहां पे उनको लगता है कि हम बीजेपी को टक्कर देने की हालत में है। क्या भी कांग्रेस उस तरह की स्पेस शेयरिंग के लिए रेडी है इस देश में कि वो राहुल गांधी पीछे हट जाए, प्रधानमंत्री नहीं प्रोजेक्ट करना चाहे और वो अथक परिश्रम करें मल्लिकार्जुन जैसे, खड़गे जैसे नेता को आके करके कि चुनाव जीते? सेकेंड, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर मायावती यूपी के दलित पॉलिटिक्स करने वाली नेता, जिन्होंने थोड़ी पंजाब में थोड़ी सक्सेस मिली, उनको थोड़ी राजस्थान में मिली, क्या वो कर्नाटक में फेल हो जाती हैं तो कर्नाटक का एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में क्या यूपी के दलितों में एक्सेप्टेबल हो जाएगा? आई थिंक ये दलित पॉलिटिक्स की एवोल्यूशनरी स्टोरी है सौरभ। क्या है कि कांशीराम के बाद शायद कोई एक ऐसा यूनिफाइंग फोर्स जो है जिसने दलितों को जोड़ने का ग्राउंड पे काम नहीं किया सौरभ। मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छे नेता हैं, दलित हैं, लेकिन हैज मल्लिकार्जुन खड़गे एज ए लीडर ट्राई टू क्रिएट ए स्ट्रिंग, एक धागा पिरोने की कोशिश की है पूरे देश के दलितों के बीच में कि वो एक पैन इंडिया दलित लीडर के बीच में तरह से उभर जाए? अगर नहीं की है, ही विल ऑलवेज हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग आइडेंटिफाइड एज ए दलित लीडर। कांशीराम, दैट इज व्हाई मैं कहता हूं कि बहुत यूनिक लीडर था। वो यूनिक इसलिए था कि वो महाराष्ट्र में था, वो पंजाब का था और वो उत्तर प्रदेश में आकर के उन्होंने मेहनत करी, पार्टी को जिस लेवल पे वो लेके आए, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल पे, जबकि हम कहेंगे कि समाज के अंदर विषमताएं और डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा थी, उस समय पे कांशीराम दलित पॉलिटिक्स को जहां पे लेके आए कि आज की तारीख में वी हैड ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि दलित थी, वी हैड ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस पॉलिटिक्स को लाने के लिए कांशीराम जैसी अथक परिश्रम की जरूरत है। ये टोकनिज्म जो है कि हम इस नेता को दलित, सिर्फ इसलिए वो दलित है हम दलित नेता बना देंगे और वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, आई थिंक दैट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी टू बी कवर्ड येट। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी मौजूद हैं, जिनकी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड काफ़ी चर्चित हो रही है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, ज़रूर खोज कर पढ़िए। नीरजा जी, मेरा पहला सवाल ये है कि अब जब राम मंदिर अपनी निर्मित की तरफ है, तब भारतीय जनता पार्टी इसको इलेक्टोरल इशू के तौर पर कैसे इसका इस्तेमाल करेगी? ये सिर्फ कल्चरल इशू है, रिलीजियस इशू है, इलेक्टोरल इशू है? बीजेपी में अंदर खाने क्या रणनीति आपको नजर आ रही है? देखिए, राम मंदिर बीजेपी के लिए 2024 में एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। मैं आज अयोध्या में थी पूरा दिन और अभी लखनऊ से बात कर रही हूँ आपसे, और जिस तरह से लोगों की लाइनें लगी हुई है मंदिर जाने में, ये पुराना रामलला की मूर्ति को देखने के लिए, दर्शन के लिए, और चाहे नासिक, महाराष्ट्र, कोटा, राजस्थान, मतलब तरह तरह के लोग, जगहों से लोग आ रहे हैं और ग्रुप्स में आ रहे हैं। उनको मोबिलाइज भी किया गया है, 50 का ग्रुप, 100 का ग्रुप, 150 का ग्रुप। तो ये बहुत, और आस्था तो है ही, देखने आ रहे हैं। तो ये होते हुए मंदिर एक इश्यू होने वाला है और उसका फायदा भाजपा को मिलेगा, क्योंकि इतने सालों, इतने दशकों के बाद
उन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी की वजह से कहीं ना कहीं ये बन रहा है। हालांकि कोर्ट का वर्डिक्ट था, लेकिन फिर भी ये लोगों को लग रहा है। और एक हिंदू फीलिंग है ना। कल बनारस में मैं थी तो आरती देखते घाट पे ऐसा लगा जैसे कि हिंदू रिसर्जेंस है। इतने यंग लोग पूरे देश से आए हुए, तो उसको टैप करेगी भाजपा। पूरी तरह से तैयारी है, इरादा है, और फायदा भी मिलेगा मुझे लगता है। रीजा जी, मेरा दूसरा सवाल कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। आज जब 2023 का साल खत्म हो रहा है, उनका हासिल क्या है और 2024 को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं आपको कांग्रेस और विपक्षी खेमे में? देखिए, कांग्रेस थोड़ा कंफ्यूज रही है राम मंदिर के ओपनिंग के बारे में क्या करना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता गया है 22 जनवरी को, जब इनॉग्रेशन होगा वहां अयोध्या आने का। अभी तक खुल के कुछ उनकी हामी या अभी सामने नहीं आया है कि वो क्या करेंगे। तो राम मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में, ये पार्टी की पॉलिसी थी। मुझे याद है पार्टी का मैनिफेस्टो का हिस्सा था जब नरसिम्हा राव पावर में थे, और उसका जिक्र भी वो करते थे। अब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके बनाया गया, उस पे एक नाराजगी थी, और लोगों को, कई लोगों को लगा इस साइड में भी कि अगर रेकन्सिलिएशन से होता तो बेहतर होता, पर कोर्ट द्वारा हुआ। माइनॉरिटीज को लगा उनको जस्टिस नहीं मिला, लेकिन एक क्लोजर हुआ इशू का, और मंदिर वहां बन रहा है, और अगले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और इनॉग्रेशन जो प्रधानमंत्री करेंगे वो होगा। लेकिन कांग्रेस की जो हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला, वो कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स के होते हुए मिला। राजीव गांधी की टर्म में शाहबानो जजमेंट के बाद राजीव गांधी ने मुस्लिम वुमन बिल लाया मुसलमानों को खुश करने के लिए, और ताला खुलवाया राम जन्मभूमि के यहाँ बाबरी मस्जिद के, ताकि हिंदू डायरेक्ट दर्शन कर सके राम लल्ला का, और हिंदू भी खुश हो जाएं। लेकिन ना वो हिंदू को खुश कर पाए, ना वो मुस्लिम्स को खुश कर पाए, और उनकी जो टैली थी वो 414 लोकसभा सीट से गिर के 197 पे आ गई थी। लेकिन हिंदू नेशनलिज्म को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला था। फिर नरसिम्हा राव के दौरान जब वो नहीं कर पाए, बचा पाए बाबरी मस्जिद को, तो उनके प्रीमियरशिप के उनके काल में राम मंदिर बैक बर्नर पे चला गया, लेकिन हिंदू नेशनलिज्म को ओवरऑल एक बढ़ावा मिला था नरसिम्हा राव के टाइम में भी। तो ये कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में ये चीजें हुई हैं, और आगे की 30 दशक की राजनीति को उसने निर्णायक बनाया, और भाजपा को फायदा मिला है। तो और मंदिर का जहां सवाल है, ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो एक स्टैंड नहीं ले पा रही है। उसको मालूम है फायदा भाजपा को होगा, लेकिन क्योंकि हिंदू इतना चार्ज अप है इसके बारे में, वो इसके खिलाफ भी नहीं जा रही है। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति है। पर सोर्सेस के द्वारा आज जो देख रहे थे वो कह रहे थे कि शायद सोनिया गांधी आएंगी 22 जनवरी को अयोध्या। आदेश, आखिरी टिप्पणी। अंदर खाने कांग्रेस में इस चीज को लेकर चर्चा चल रही है कि हमें पीएम का एक कैंडिडेट देना होगा, पॉइंट 1। दूसरा, इज दैट अ डन डिबेट कि कन्वीनर होगा कोई इंडिया ब्लॉक का या नहीं होगा? मैं राहुल जी की बात से सहमत हूँ कि क्या ये सबसे बातचीत करके बाकी जो अलाइंस थे इंडिया ब्लॉक के, और तब इनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था खड़गे साहब के, या फिर किसी को न्यूट्रलाइज किया गया था? दरअसल नीतीश कुमार कन्वीनर बनना चाहते थे, ये भी कह सकते हैं चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी और नीतीश के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ उन्हें कन्वीनर बनाया जाएगा, और इसीलिए वो निकले थे सबको एकजुट करने के लिए। और इस बात का चर्चा भी हुई थी कि जैसे ही सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, दिल्ली में एक बड़ी रैली होगी, उसमें इस बात को हम अनाउंस कर देंगे, और वैसा नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। फिर बम्बई की बैठक में तय हुआ कि भोपाल में रैली होगी और वहाँ अनाउंस करेंगे, लेकिन वहाँ भी वो रैली नहीं हो पाई। दरअसल जिस दिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने
खड़गे साहब का नाम का प्रस्ताव रखा, उस दिन कांग्रेस पार्टी को असहज कर दिया था और खड़गे साहब खुद भी असहज हो गए थे कि इन्होंने ये क्या कर दिया, क्योंकि चर्चा इस बात की नहीं हुई थी। और उसी दिन नीतीश कुमार के कन्वीनर बनने के सपने पर पानी फेर दिया गया था। ये तो एक बात। अब मैं इसको एक आखिर में एक लाइन कह के सिर्फ खत्म करता हूँ अपनी बात, कि मुझे एक बात, एक सवाल कई दिनों से मैं खुद से पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर को लेके न्योते सबको दिए जा रहे हैं और सोनिया गांधी को भी दिया गया, खड़गे साहब को भी दिया गया, कि कोई ऐसा नहीं सोचता होगा कि जिसके पति ने ताला खोला उसको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस बात को लेके कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी चर्चा है। अब उसमें ये जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता। शुक्रिया आप सभी लोगों का। नीरजा चौधरी जी, राहुल श्रीवास्तव जी, आदेश रावल जी, साहिल जोशी जी। बढ़ते हैं अगले सत्र की तरफ। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी जनता दल यूनाइटेड की राजनीति की, जहां एक बड़ा बदलाव हुआ। अटकलों को सही ठहराते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह को भी किनारे लगा दिया गया। दोनों की रुखसती के तरीके अलग अलग हैं, पर अंजाम एक ही है। वजह क्या रही इसकी, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना से 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं इंडिया टुडे पत्रिका से जुड़े हुए अमिताभ श्रीवास्तव जी का। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। धन्यवाद। क्या हुआ सर पर्दे के पीछे? कहानियां तो खूब बताई गई कि लल्लन सिंह तेजस्वी यादव और लालू के ज़्यादा करीबी हो गए, पार्टी में बड़ा विरोध होने लगा, नीतीश असहज हो गए, कई तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझाए गए कि एक बड़ा तबका जेडीयू विधायकों का आरजेडी के साथ जा सकता है, तेजस्वी सीएम बन जाएंगे, ललन सिंह डिप्टी सीएम। इस तरह की कहानियां, किसी ने कहा कोरी गप है, किसी ने कहा गुंजाइश है। फिर हुआ कि नीतीश कुमार कभी अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। ही इज गोइंग समवॉट सॉफ्ट। देखिए सौरभ, जहां तक मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो अभी डिसीजन लिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे जाने का, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। लोकसभा इलेक्शंस के 2-2.5 महीने पहले, इनफैक्ट फरवरी या मार्च से हमें उम्मीद है कि आ जाएगा। तो बहुत टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। तो इस समय जब उन्होंने अपना ये डिसीजन लिया है तो यह निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जहां तक जदयू ने या नीतीश कुमार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, इसमें डेफिनेटली कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट अपने जगह पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को लगता था कि ललन सिंह बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं लालू यादव या उनके परिवार से। तो ये एक पर्टिकुलर फैक्टर हो सकता है। बट आज की तारीख में अगर हम इस बात को देखें कि नीतीश कुमार जिस जगह पर खड़े हैं, तो 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा गैम्बल खेला है, एक बड़ा डिसीजन लिया है 2022 में, जब वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से अलग होके उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ एक नया गठबंधन बनाया है। फिर बाद में 2023 में इंडिया ब्लॉक का भी निर्माण हुआ। तो इस समय नीतीश कुमार के लिए एक डिसीजन लेना आवश्यक है कि जब लोकसभा का चुनाव हो तो उसकी पार्टी का कंप्लीट कंट्रोल उनके हाथ में रहे, ना केवल अपने यूनिट को इंटैक्ट रखने के लिए बल्कि उसके बियॉन्ड भी, कि अगर जिस तरह से कैंपेनिंग हो, इलेक्शंस के दौरान कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो और कैंडिडेट्स पर किस तरह के लोगों का सिलेक्शन हो, ये सारा कंट्रोल नीतीश कुमार अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जब आप बात लॉयल्टी की, डेफिनेटली पॉलिटिक्स में लॉयल्टी सबसे बड़ा एक फैक्टर माना जाता है, लेकिन जब सिर्फ लॉयल्टी की बात होती है उसके बाद ही विश्वास पैदा होता है। तो डेफिनेटली ललन सिंह हमेशा लॉयल्टी की बात करते हैं और नीतीश कुमार के प्रति अपनी लॉयल्टी प्रदर्शित करते रहे हैं। लेकिन जब लॉयल्टी ही गुड इनफ नहीं लगे, उनको लगे कि ये जो व्यक्ति है वो हमारी पार्टी के साथ कोई भी एक वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक क्रिटिकल रोल जो उनके पास था एज अ पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट, तो उस रोल में अगर वो पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स के साथ कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो नीतीश कुमार को यह भी लगा होगा कि आज की तारीख में कई कारण है, ना केवल लालू प्रसाद के साथ ललन सिंह जी की इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा, उसके साथ ही साथ कि अगर ललन सिंह को रहते हुए नीतीश कुमार का जो जातीय सर्वे का जो एक पर्टिकुलर सिस्टम उन्होंने सामने
लाया है, एक बैकवर्ड एम्पावरमेंट की बात सामने लाई है, उस गणित में भी किसी भी तरह से ललन सिंह फिट नहीं होते, क्योंकि वो ऊंची जाति से आते हैं, वो भूमिहार जाति से आते हैं, और भूमिहार जाति का मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई सा भी झुकाव बाई एंड लार्ज जनता दल यूनाइटेड की तरफ है। तो कई ऐसे वजह हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्रिटिकल मौका है जब नीतीश कुमार चाहते हैं लोकसभा चुनाव के पहले वो अपनी पार्टी पर पूरा कंट्रोल रखें, कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेके अलायंस तक, स्टिच करने तक, प्लस सीट डिस्ट्रीब्यूशन, हर कुछ, सब कुछ उनके हाथ में रहे। इट हैज टू बी कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड इन हिज हैंड्स, द कंप्लीट कंट्रोल शुड बी हिज एंड नोबडी एल्सेस। तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट है। दूसरा, ललन सिंह लगता नहीं था कि कहीं से भी राष्ट्रीय जनता दल के करीब होने के अलावा जनता दल यूनाइटेड में किसी तरह का कोई वैल्यू एडिशन कर रहे थे, राइट? अगर आप वो ऑल्सो रैन कैटेगरी में आते हैं कि भाई किसी तरह से आप नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आप वैल्यू एडिशन की बात करें तो कहीं से भी इस तरह के नेताओं की ना कोई ऐसी कोई अपनी एक मास लीडर की छवि है, और ना ही ऐसा कोई उन्होंने प्रयत्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें कई एक महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण नीतीश कुमार ने डिसीजन लिया, क्योंकि ये 2024 का चुनाव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, इसीलिए उनको लगता था, और इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है कि ललन सिंह को रिप्लेस किया जाए। मेरा एक आखिरी सवाल और है कि इससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार और लालू यादव की जुगलबंदी पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए सर, मुझे लगता है एकदम क्लियर है। आज कुछ दिनों पहले मेरे एक कॉलीग ने मेरे को मैसेज करा और उन्होंने पूछा कि भाई आज से 9 दिन पहले इनफैक्ट कि व्हाट इज हैपनिंग इन जनता दल यूनाइटेड। तो जैसा सबको लग रहा था या हमारे जो भी सूत्र बताते थे, मैंने उनको व्हाट्सएप पर लिखा कि नीतीश कुमार इज गोइंग टू टेक ओवर। इनफैक्ट मैंने लिखा नीतीश कुमार मे टेक ओवर। और जहां तक ललन सिंह, यही सवाल जो आपने अभी पूछा वही मेरे उस कॉलीग ने भी पूछा कि भाई लालू प्रसाद से उनके रिश्ते को क्या लगेगा, क्या असर होगा। लालू प्रसाद डज नॉट लव ललन सिंह, राइट? लालू प्रसाद का भी एक लिमिटेड प्रॉक्सिमिटी है और ललन सिंह का उनके लिए एक लिमिटेड यूज रहा होगा। ललन सिंह बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी पूरी तरह से लालू प्रसाद पर निर्भर बताए जाते हैं। इनफैक्ट अगर पूरी तरह से नहीं तो बहुत लार्ज नंबर में उनको नीतीश कुमार लालू प्रसाद के सपोर्टर्स के वोट की आवश्यकता है मुंगेर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए। तो इसीलिए वो लालू प्रसाद पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। लालू प्रसाद को उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता एज ए पॉलिटिशियन नहीं है, एज ए स्ट्रेटेजिस्ट हो सकती है कि भाई अगर ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेशनल प्रेसिडेंट बने रहते तो शायद वो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सकते थे जो लालू को पसंद आते या लालू की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट आते। उसके बियॉन्ड लालू प्रसाद के लिए ललन सिंह का जो रोल है बहुत लिमिटेड है। ललन सिंह के लिए डेफिनेटली एक ये बड़ा सेटबैक है। मैं इसको सेटबैक इसलिए भी मानता हूं कि एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऐसा कोई रूल नहीं है जो अभी एक्सक्यूज एक दिया जा रहा है कि भाई वो एज अ नेशनल प्रेसिडेंट वो ज्यादा बिजी नहीं रह पाएंगे, कैंपेन नहीं कर पाएंगे या बाकी सारे समितियों को नहीं देख पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं जा पाएंगे बिकॉज वो लिमिटेड रहेंगे अपने लोकसभा चुनाव में। ऐसा कोई कारण नहीं है। मुझे एकदम क्लियर लग रहा है कि ललन जी का साइज को, ललन सिंह जी के साइज को छोटा किया गया है डेलिबरेटली, और परहैप्स इसमें यह भी संभव हो सकता है कि नीतीश कुमार को लगता हो कि अगर लॉयल्टी क्वेश्चनेबल हो जाती है किसी व्यक्ति की, देखिए पॉलिटिक्स में लॉयल्टी एंड काबिलियत ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, और कई बार काबिलियत को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है अगर लॉयल्टी अनशेकेबल हो। अब यहां लॉयल्टी पर अगर थोड़ा सा भी एक हर्फ लग रहा है, क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो नीतीश कुमार ऐसे क्रिटिकल जंक्चर में ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। निश्चित रूप से ललन सिंह का साइज छोटा किया गया है, ये उनके लिए सेटबैक है। लालू और नीतीश के संबंध में कोई बहुत ज्यादा अंतर अभी नहीं दिखेगा। हाँ, लालू डेफिनेटली एक थोड़ा वैरी जरूर हो जाएंगे कि अब नीतीश कुमार का सारा डिसीजन, पॉलिटिक्स एंड पार्टी, गवर्नेंस एंड पार्टी, सब कुछ अब नीतीश कुमार के हाथ में केंद्रित हो गया। थैंक यू अमिताभ जी, थैंक यू सो मच। अब रुक करते हैं रोहित का। रोहित, आपसे मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में जो जेडीयू आरजेडी को लेके खबरें चलती हैं और पटना में, ये तो हम सुन रहे हैं, ज़मीन पर इस जुगलबंदी का क्या हाल है?
ये सफल रही, हमने 2015 में देखा। इस तरीके की एक जुगलबंदी उत्तर प्रदेश में असफल रही, ये हमने सपा बसपा के लोकसभा के चुनाव के दौरान गठबंधन में देखा। लोग कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में अलग किस्म से कास्ट अरिथमेटिक और केमिस्ट्री जुड़ती है और विधानसभा में अलग। तो 2024 के लोकसभा के कंटेक्स्ट में आप किस तरह से देखते हैं आरजेडी जेडीयू के गठबंधन को, और उसके बरक्स जो एनडीए का अलायंस वहां पर बन रहा है या बन सकता है, उसकी क्या पोजीशनिंग है? देखिए, एक बात तो तय है कि जो जुगलबंदी की आप बात कर रहे हैं, जो नीतीश और लालू की दोस्ती कह लीजिए, वो नेचुरल अलायंस पार्टनर्स नहीं है, क्योंकि लालू के खिलाफ ही नीतीश कुमार जो है वो राजनीति करते आए कई वर्षों तक, उसके कारण ही वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं पिछले 18 सालों से। अगर हम बात करें मुख्य तौर पर जो लालू राबड़ी शासन काल था 15 साल का, उसी के खिलाफ नीतीश कुमार जो है उन्होंने हल्ला बोल किया था और उसी के खिलाफ वो सत्ता में आए थे 2005 में। लेकिन आज स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। नीतीश कुमार उन्हीं लालू प्रसाद के साथ इस वक्त मौजूद है, उनके साथ मिलकर सरकार चला रही है। लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूँ अविश्वास बहुत है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने दो बार जो है वो पलट गए हैं, बीजेपी छोड़ा आरजेडी में गए, फिर बीजेपी में आए, फिर वापस आरजेडी में गए। तो देखिए कोई भी दल जो है, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, वो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर हमेशा जो है सशंकित रहता है कि भाई नीतीश कुमार क्या करेंगे, कितने दिन हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई दावे से नहीं कह सकता है। तो यहाँ यही हुआ है। देखिए पिछले साल जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर लालू के साथ चले गए और महागठबंधन की सरकार बन गई, उसके बाद से ही अब देखिए कि अविश्वास की स्थिति पैदा होनी फिर शुरू हो गई। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबाव बनाए जाने लगा नीतीश कुमार पर। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इसको लेकर असहज होते हैं। और उसके बाद तकरीबन अब साल 1.5 साल का वक्त बीत चुका है इस सरकार का, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लगातार जो है नीतीश कुमार पर जो है वो दबाव विभिन्न विभिन्न समय पर जो है वो बनाया जाता है। और इसी के तहत जो आज ललन सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, कहा जाता है कि ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दिया है, लेकिन अंदर खाली ये भी खबर है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आरसीपी को हटाया गया था अध्यक्ष पद से और पार्टी से भी हटाया गया था, तो वो एक मुख्य तौर पर कारण है। और देखिए जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों से कि नीतीश कुमार को हटाकर ललन सिंह चाहते थे कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ललन सिंह और लालू जो है एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब उनके जो है रिश्ते जो है वो बेहतर हुए हैं। तो वही हमें जानकारी मिली कि जो नीतीश को ये जानकारी जब मिल गई कि ललन सिंह और लालू प्रसाद के बीच में करीबियां बढ़ती जा रही है, तो इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी। उसके बाद लालू के ही जो है मुझे लगता है कहने पर ललन सिंह ने एक प्लान ए रखा नीतीश कुमार के सामने कुछ वक्त पहले, जहां पे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जो जानकारी हमें है कि उससे इसके लिए तैयार नहीं हुए, सत्ता छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हुए। तब नीतीश कुमार के खिलाफ प्लान बी पर काम करना शुरू किया ललन सिंह और लालू ने। और प्लान बी दरअसल ये था कि किस तरीके से ललन सिंह जेडीयू को तोड़े, क्योंकि और जेडीयू को तोड़ने के बाद उन जो विधायक जो आएंगे इस तरफ, उसके साथ उनके समर्थन से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो उस पर भी जो है उसको लेकर भी एक जो जानकारी है वो एक गुप्त मीटिंग हुई। तकरीबन 10 से 12 विधायक उस बैठक में शामिल हुए। बैठक हुई, लेकिन हुआ ये कि इस बैठक की जानकारी नीतीश कुमार को हो गई। तब उन्हें पता चला कि ललन सिंह पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ललन सिंह का इसमें क्या फायदा होना था? अगर ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं, लालू की मदद करते हैं, तो इसमें ललन सिंह को क्या हासिल होना है? तो दरअसल जो सूत्र हमें बताते हैं कि एक डील के तहत जो है कि गिव एंड टेक हो रहा था। यहाँ पर गिव एंड टेक ये था कि लालू ने कहा था कि ललन सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप अपने पार्टी के विधायकों को तोड़िए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद कीजिए। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह को राज्यसभा भेजेगी आरजेडी, इस तरीके की बात हुई थी, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। क्योंकि देखिए इसी साल अप्रैल में मीसा भारती और
मनोज झा दोनों की राज्यसभा का जो टेन्योर है ना वो समाप्त हो रहा है। तो मीसा भारती को तो वापस फिर से राज्यसभा भेजा ही जाएगा, लगभग तय है, क्योंकि पारिवारिक मामला है। लेकिन मनोज झा का टिकट जो है वहां कट सकता था अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते ललन सिंह की मदद से, और तब ललन सिंह को इसका जो है कह सकते हैं एक तरीके से पुरस्कार मिल सकता था कि लालू उन्हें राज्यसभा भेज सकते थे अप्रैल महीने में जब मनोज झा का टर्म खत्म हो रहा था। लेकिन ये तमाम जो गुप्त मीटिंग की जो मैं बात कह रहा हूँ ना, इस गुप्त मीटिंग की जानकारी नीतीश कुमार को लग गई और उसके बाद ही उन्होंने ऑपरेशन ललन सिंह पर काम करना शुरू कर दिया। और उसी वजह से आज हमने देखा किस तरीके से उसका पटक्षेप हुआ जब ललन सिंह को कहा जाता है कि इस्तीफा उन्होंने दिया है। वो फोकस करना चाह रहे थे अपने विधानसभा लोकसभा सीट पर कि वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो हमें सूत्र बताते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया है। क्योंकि देखिए ललन सिंह भी जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं मुंगेर से लोकसभा चुनाव, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार अगर चुनाव लड़ेंगे तो शायद वहां से उनकी हार हो सकती है, इसलिए वो एक सेफ सीट चाह रहे थे। तो सेफ सीट क्या मतलब, वो राज्यसभा जाना चाह रहे थे ताकि 6 साल के लिए वो एक तरीके से सेटल हो जाए। और वही लालू के साथ उनकी एक डील भी हुई थी, लेकिन अब सारा कुछ जो है वो सामने आ चुका है। और एक बार इससे देखिए साबित ये हुआ कि नीतीश कुमार भी एक मंजे हुए राजनेता है भारतीय राजनीति के। आरसीपी का प्रकरण में भी उन्हें भनक मिल गई थी कि आरसीपी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और विधायकों को लेकर बीजेपी में जाने की कवायद में जुटे हुए थे। उन्हें भनक मिली तो उन्होंने फिर ऑपरेशन शुरू किया आरसीपी के खिलाफ। और ऐसा ही कुछ मामला ललन सिंह के खिलाफ भी जब अब देखने को मिला है, तो ललन सिंह के खिलाफ भी उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया है और ललन सिंह को अध्यक्ष पद से जो है वो आउट कर दिया है और खुद अब कमांडिंग पोजीशन पे आ गए हैं, यानी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। और यहाँ से अब नीतीश कुमार सारे फैसले लेंगे। और जाहिर सी बात है जहाँ इस पूरे प्रकरण से लालू को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। लालू का भी जो पूरा प्लान था वो तेजस्वी को सीएम बनाने का, उस प्लान को भी झटका लगा है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि नीतीश कुमार की जो है वो बार्गेनिंग कैपेसिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी लालू के सामने जब सीट शेयरिंग पर जो है चर्चा होगी लोकसभा को लेकर। तो नीतीश कुमार की इस चाल से जो उन्होंने आज जो चला है ना, उससे लालू भी जो है चारों खाने चित हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। आप सुन रहे थे अमिताभ श्रीवास्तव और रोहित सिंह को। आज का नेता नगरी यहीं पर समाप्त होता है। सभी दर्शकों को नए साल की खूब शुभकामनाएं। अपना और अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।